एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फुटबॉल। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे फुटबॉल से। फुटबॉल क्या है हम सबको पता होता है, एक गेम होती है, बहुत लोगों ने इसको खेला भी होगा। सो एज द नेम सजेस्ट दिस गेम दैट इज़ द गेम विच इन्वॉल्व्स आपको पैरों के साथ खेलना है। यू हैव टू यूज़ योर फीट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल। फुटबॉल के रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी प्लेयर बॉल को टच करता है अपनी आर्म के साथ गोलकीपर के अलावा तो ये फाउल होता है। सो अगर फुटबॉल के प्लेयर्स अपने हाथ में बॉल को उठा के खेलना शुरू कर दें और इसको पास करें इधर उधर तो वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, बिकॉज फुटबॉल के रूल्स क्या हैं, यू हैव टू प्ले इट विद योर फीट। सिमिलरली जैसे कि अदर गेम्स भी हैं, हॉकी, क्रिकेट, इनके अपने रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली उनको खेलना होता है। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स टू डिफाइन द गेम। हर गेम के अपने रूल्स हैं जिसके बेसिस पता चलता है कि गेम क्या है और हमें हेल्प करता है। क्रिकेट क्यों है? बिकॉज यू हैव टू यूज़ बैट एंड बॉल इन दैट। फुटबॉल क्यों है? बिकॉज अ बॉल विच इज़ प्लेड विद फुट। ठीक है जी। सो एज दीज आर द फंडामेंटल टू गेम। हर गेम के रूल एक दूसरे से अलग हैं। एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, हम इनको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स भी बोल सकते हैं गेम के। ये गेम्स जैसे ये गेम्स होती हैं वैसे ही सोसाइटी, इसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं जो इसको बनाती है एक सोसाइटी और दूसरी काइंड ऑफ सोसाइटी से इसको अलग करती है। लार्ज सोसाइटीज़ में अलग अलग कम्युनिटी के पीपल रहते हैं, ठीक है जी, जहाँ पे रूल्स जो बनते हैं सबके कंसेंसस से बनते हैं। कंसेंसस में सबकी मर्ज़ी से। सो कंसेंसस मॉडर्न सोसाइटीज़ में कैसे लिया जाता है या मॉडर्न कंट्रीज़ में कैसे लिया जाता है? रिटन फॉर्म में। और ये जो रिटन फॉर्म में कंसेंसस लिया जाता है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट में रखा जाता है जिसमें वो रूल्स लिखे जाते हैं। सो दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेकेंड पैराग्राफ में है कि आप क्लास 6 और 7 में अपनी सिविक्स की बुक में ये पढ़ के आए हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, पर क्या आपको कभी क्यूरियोसिटी हुई, इच्छा हुई कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है और क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है और किसने लिखी? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों इश्यूज़ को और देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं और सबके सब फीचर्स जो हैं डेमोक्रेसी को काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। So let us start with our chapter's first topic which is why does a country needs a constitution? एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, संविधान क्यों चाहिए? 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक डिमांड की जिसमें इन्होंने बोला हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिसंबर 1946 को कन्वीन भी हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो फ़ोटो है यहाँ पे हमें मेंबर्स दिख रहे हैं और हमें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं। 1946 से लेकर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा, फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट। अपनी डेस्टिनी को वो खुद लिख सकते थे। 150 साल ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उसके बाद दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू राइट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस चीज़ के बारे में हम और भी पढ़ेंगे लेटर इन द चैप्टर। टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। वाइल आज के टाइम में सब की सब जो देश में जितनी भी दुनिया में जितने भी देश हैं सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। सब के सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशंस है, पर ऐसा नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें बहुत सारे मुद्दों में हेल्प मिलती है। ये कुछ आइडियल्स ले करता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे काइंड ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, मतलब लोग कैसी कंट्री चाहते हैं वो बन सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताती है कि हमारी जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल नेचर क्या है। कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप बाय डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ द पीपल। अब अगर आप इंडिया लेंगे, इंडिया में हर जाति प्रजाति, उसके बाद हर रिलीजन के लोग हैं। तो एक कंट्री कैसे बनती है? अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ जिनके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, ठीक है जी, और मे नॉट नेसेसरीली अग्री ऑन ऑल द इश्यूज़। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अपने आइडियल्स हैं तो वो हर किसी के आइडियल्स पे अग्री भी नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स बनाती है, सर्व करती है सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स जो सारे के सारे लोग हैं देश में उन पे अग्री करते हैं, जिसके बेसिस पे हमारी कंट्री को गवर्न किया जा सकता है। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं आती पर अग्रीमेंट भी आते हैं कुछ आइडियल्स के ऊपर दैट दे बिलीव कंट्री शुड अपहोल्ड, जो कंट्री को अपहोल्ड करने चाहिए। अब कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी।
नेपाल ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है. देयर वॉज पीपल स्ट्रगल इन 1990, जिसके बाद दैट इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी जो 12 ईयर्स तक चली अंटिल 2002. In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government. आर्मी की असिस्टेंस के साथ इन्होंने उसको टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया. किंग देन फाइनली टुक ओवर एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट. 2005 में किंग ने टुक ओवर कर लिया. क्या बन गए वो? किंग ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ, किंग ने एज हेड ऑफ गवर्नमेंट. इन नवंबर 2005 माओइस्ट ने ज्वाइन कर ली और पॉलिटिकल पार्टीज ताकि वो 12 पॉइंट अग्रीमेंट को साइन कर सके. 12 पॉइंट. दिस एग्रीमेंट सिग्नल टू लार्जर पब्लिक एंड एमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस. ठीक है जी, क्या बोला? एमिनेंट पीस चाहिए और डेमोक्रेसी चाहिए. इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये इमेंस फोर्स के साथ राइज हुई. इमेंस क्या होता है? ज़्यादा फोर्स के साथ राइज हुई. इट रिपीटेडली रिफ्यूज द स्मॉल कंसेशंस नहीं लिए इन्होंने जो किंग देता था. और 2006 में किंग ने रिस्टोर किया थर्ड पार्लियामेंट एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. 2008 में नेपाल बन गया डेमोक्रेसी, मोनार्की ख़त्म हुई. द अबव फोटो शोज़ द सीन ऑफ फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट 2006 में जो थे. अब आप देखिएगा 1990 से इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया. ठीक है, 2002 में ज्ञानेंद्रा ने टेक ओवर कर लिया और 2005 में उसने पूरा टेक ओवर कर लिया और वो बन गए हेड ऑफ द गवर्नमेंट. फिर 2006 में अपराइजिंग हुई और 2008 में दोबारा से नेपाल जो था वो कम्प्लीटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय दीज टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस. नेपाल की जो हिस्ट्री में हुआ. अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज मोनार्की. नेपाल क्या था? मोनार्की. मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन था? किंग था. प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल जो अडॉप्ट की गई थी 1990 में रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. जो भी फाइनल होगा वो कौन देखेगा? किंग देखेगा. पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डेकेड्स टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. 2006 में वो फाइनली सक्सीड हुए कि उन्होंने किंग की पावर्स को ख़त्म किया. पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. नेपाल को डेमोक्रेसी बनाने के लिए उनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा. द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज इसमें लोगों के आइडियल्स नहीं थे. दैट दे वांट नेपाल टू बी, जैसा उनको नेपाल चाहिए था, जैसा वो सोचते थे, जैसे उनके आइडियल्स थे, प्रिंसिपल्स थे, वैसा नहीं था. एज in the game of football in which change in constitutive rules will change all the game together. पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी. नेपाल by moving from monarchy to democratic government इनको सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को चेंज करना पड़ता था. दिस इज़ वाई पीपल ऑफ नेपाल इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपनी कंट्री के लिए. द कैप्शन अलॉन्ग साइड elaborates Nepal's struggle for democracy. ये हम पढ़ चुके हैं. The second important purpose of constitution is to define nature of country's political system. देश का political system कैसा होना चाहिए ये भी कौन सॉल्व करता है, कौन सर्व करता है इस पर्पज़ को? कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्व करती है. अब नेपाल का केस देखें. कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय किंग और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इन कंट्री दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है. इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आवर लीडर्स ताकि वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको रिस्पॉन्सिबली कर सकें. हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज़ देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट दीज. डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं ताकि वो अपनी राइट्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली कर सकें. हाउएवर ये पॉसिबिलिटी होती है कि लीडर्स अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेंगे, कर सकते हैं और करेंगे, है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन इनके अगेंस्ट भी सेफ गार्ड्स देती है. मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन क्या होगा? इनजस्टिस. ठीक है जी. अब जैसा इसने इस क्लासरूम के केस में दिखाया है, सुरेश क्लास का मॉनिटर है और वो बुली है, सबको चिढ़ाता है. हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू मच फॉन्ड ऑफ हिम, उसको पसंद नहीं करते. मिसेस राव क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम. वो क्लासरूम छोड़ के गई. उन्होंने सुरेश को बोला कि तुम क्लास को माइंड करना. सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल. वो क्या करता है? अनिल को परेशान करना शुरू करता है. अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव. तो अनिल पूछता है मैंने क्या किया? मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली. और वो क्लास को डिस्टर्ब करता रहा और उसने मेरी बात नहीं सुनी. तो टीचर ने कहा अनिल यू हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे. तुम स्कूल में रुकोगे. एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स. तो तुम ये लिखोगे. बट मैम आई डिड नॉट डू एनी थिंग. तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया. पर ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो
क्लास मॉनिटर था, ही हैज़ मिसयूज्ड हिज पावर। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा मोस्टली ऑफन लेज डाउन रूल्स, जो किसी भी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी को रूल करते हैं। मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी अगर कोई करेगा तो उसके अगेंस्ट एक गार्ड है। पॉलिटिकल लीडर्स अगर अपनी पावर को मिसयूज़ करेंगे ना तो उसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स हैं। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर इन दिस चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन, लॉज भी हैं, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जिसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी, देन बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है दैट वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। Another important function that a constitution plays in a democracy, ये इंश्योर करती है कि dominant group does not use, dominant क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, वो दूसरे को अपने पावर से दबाए नहीं, उसको परेशान नहीं करे। द स्टोरी बोर्ड डेमोन्स्ट्रेट्स, अब स्टोरी बोर्ड क्या दिखाता है, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। तो वो क्या कहता है, गर्ल्स आर सेइंग वी विल प्ले बास्केटबॉल बट बॉयज़ आर सेइंग वी विल प्ले क्रिकेट। We all always have to do what boys want because they are in majority. So girls are saying कि we always have to do what boys say. Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes can also be heard. So teacher decide करती है problem. He we have won. तो boys की तरफ करती है. Obviously there are more boys in the class. So this is called as एक ऐसा situation जहाँ पे एक dominant group दूसरे group को प्रेशराइज नहीं करे। तो ये भी कौन देखता है, कॉन्स्टिट्यूशन। सच अनहेल्दी सिचुएशंस ये डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी हो सकती हैं जहाँ पे मेजॉरिटी कैन कॉन्टीन्यूसली इन्फोर्स डिसीजंस, जिससे माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड किया जा सकता है। मतलब जो मेजॉरिटी है, जिनके पास ज़्यादा लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर है, वो माइनॉरिटीज़ को रूल आउट कर सकते हैं। हमने स्टोरी बोर्ड में भी देखा, बिकॉज बॉयज़ का स्ट्रेंथ ज़्यादा था तो टीचर हैज़ सपोर्टेड बॉयज़। तो एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी। टायरानी क्या होता है, दुविधा। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स जो इंश्योर करते हैं माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड ना किया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करती है ऐसे रूल्स। अनदर रीज़न वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रिसाइजली टू प्रिवेंट डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। दिस कैन रेफर टू अ कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, इसके अगेंस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू ऑल एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़। थैंक यू सो मच।